आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म एक तरीके की आइडियोलॉजी है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1883 में। कार्ल मार्क्स वॉज a hugely influential revolutionary thinker, political economist and philosopher। कार्ल मार्क्स एक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रिवॉल्यूशनरी थिंकर थे, विचारवादी थे, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और एक फ़िलासफ़र थे। उनने क्या पब्लिश किया था? उनने पब्लिश किया था अपना फेमस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और किसके साथ पब्लिश किया था? तो वो थे फ्रेडरिक एंजल्स, जिनने ये पब्लिश किया था 1848 में। इतना उनका टाइम पीरियड रहा था, उसी के बीच में उन्होंने 1848 में अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश किया था। His ideas deals with social and economic power relations। वो दो चीज़ों की मेजरली बात करते थे, एक तो सोशल और इकोनॉमिक पावर रिलेशनशिप्स, एंड हैव बीन इन्फ्लुएंशियल इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। और किसमें वो इन्फ्लुएंशियल रहे हैं? इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में और सोशियोलॉजी में। ठीक है, अब देखो मार्क्सिज्म था क्या। देखो हाँ, व्हाट इज़ मार्क्सिज्म? Marxism was originally developed in the early to mid 19th century by Marx and Engels। मार्क्स और एंजल्स ऐसे दो फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, या फिर हम इनको इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, इनको सोशियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। तीनों मतलब तीनों ही फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे थे। मार्क्सिज्म वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन द अर्ली टू मिड 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास मार्क्सिज्म ने अपना रफ्तार पकड़ी थी। और साथ में हमारे जो एंजल्स थे, फ्रेडरिक एंजल्स, उनका भी काफ़ी योगदान था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बनाने में, और भी जगह उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी एक दूसरे की। मार्क्सिज्म इज ए स्ट्रक्चरल थ्योरी। मार्क्सिज्म क्या है कि स्ट्रक्चरल थ्योरी, मतलब किसी स्ट्रक्चर को लेते हुए उसको समझाने की कोशिश की गई है। मीनिंग वी आर बॉर्न इनटू अ सोसाइटी, मतलब हम एक सोसाइटी में जन्मे हैं दैट हैज़ एग्जिस्टिंग रूल्स, जिसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर मतलब जो समय के साथ परिवर्तनशील भी है, एक पैटर्न है जो अब चलेगा फिर बाद में कुछ और चलेगा। दैट शेप हाउ वी बिहेव, जो बताएगा कि हमें कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे अपनी लाइफ को जीना है। इन एसेंस हम शॉर्टली ये कह सकते हैं वी हैव टू लर्न टू जॉइन इन प्रॉपरली, कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे रहना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। वो किसके थ्रू होगा? सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होगा। तो ये मेजरली पढ़ाया जाता है मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में। फिर आता है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म होता क्या है? तो मार्क्स बेसिकली आर्ग्यूज दैट सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी इज इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स कहते थे कि उनका मतलब आर्ग्यू करते थे इस बात पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से टाइम पीरियड से लेकर आज तक सोसाइटी में उस टाइम तो रहा ही कॉन्फ्लिक्ट रहा। किसके बीच? रिच और पुअर के बीच। किस लिए रहा? बिकॉज दीज सोशल ग्रुप्स, क्योंकि ये जो दोनों सोशल ग्रुप्स हैं हैव अनइक्वल पावर, इनके पास अनइक्वल पावर है। कुछ अनइक्वल पावर मतलब डोमिनेंस तो जो हम देख रहे हैं वो रिच का है और पुअर का डोमिनेंस कम है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण क्या हुआ? कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी है हमारी। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मूव्ड फ्रॉम बीइंग एग्रीकल्चरल टू फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री बेस्ड। अब जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो भी बदल गए। वो क्यों बदले? एग्रीकल्चर सुप्रीम था, तब एग्रीकल्चर से हम अपने प्रोडक्शन का मेथड यूज़ करते थे। फिर प्रोडक्शन कैसे बदला? फैक्ट्री आई, फिर इंडस्ट्री बेस्ड हो गया, मतलब बढ़ता ही चला गया। उसके बाद तो ये दो बातें कही गई हैं इसमें। फिर मार्क्सिज्म आते हैं। मार्क्सिज्म में और कहा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्ट दैट पावर इन सोसाइटी फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द वेल्दी बिकॉज दे वर द वंस हु ओन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कहा गया है मार्क्सिज्म में कि सबसे पहले ये समझो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन दैट पावर इन सोसाइटी फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द वेल्दी बिकॉज दे वर द वंस हु ओन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड, could afford machinery, build factories, and own big businesses, and they also employed the people to work for them। फिर आता है कैपिटलिज्म। व्हाट इज़ इट? अब वो बोलते हैं हमने समझा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, अब समझो कैपिटलिज्म क्या है। इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन बिजनेस।
एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो इकोनॉमी होती है वो बेस्ड होती है ऑन बिजनेस, ट्रेड एंड कंजम्पशन विद एन एम ऑफ मेकिंग बिग प्रॉफिट्स। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एम क्या होता है कि बिजनेस हो, ट्रेड हो, कंजम्पशन हो विद एन एम ऑफ मेकिंग बिग प्रॉफिट्स, ताकि जो प्रॉफिट का लेवल है वो बड़ा आए। द प्रॉब्लम इज़ डैट दिस डजेंट बेनिफिट ऑल। पर बात कहाँ आती है जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, कि ये प्रॉब्लम है जो सबको समझ नहीं आएगी और सबको बेनिफिशियल भी नहीं रहेगी। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअर। एक जिसने शुरू किया वो तो आगे बढ़ा देगा, ठीक है, पर जो पुअर, जो डाउन ट्रॉडन है, वो कैसे अपलिफ्ट होंगे अंडर कैपिटलिज्म। ये हम बात करते हैं अंडर कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म और क्या होता है थोड़ा और डीपली समझाया है। ये हमने यहाँ पे बात की कि कैपिटलिज्म एक प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल है और डाउन ट्रॉडन के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद होता है कैपिटलिज्म, वॉट इज़ इट, या फिर कह लो डाउन ट्रॉडन के मतलब पुअर लोगों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। फिर आता है कैपिटलिज्म, दोज हु आर पुअर, proletariat, working class, and have limited access to owning the means of production. अब देखो जो जनता या फिर जो क्लास इतनी सफिशिएंट नहीं है जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को या फिर फैक्ट्रीज मिल्स में एक्सेस कर पाए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, है ना, एंड आर फोर्स्ड इनटू वर्किंग फॉर दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, बोर्जुआ, जिनको मतलब चाहो वो एक्सेस नहीं कर पाए, हु हैव द वेल्थ एंड आर बिजनेसमैन और मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेम चीज़ बताइए, बस टर्म्स अलग हैं इसमें। ऑल दो द वर्कर्स रिसीव अ वेज फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स दैट कंज्यूमर्स नीड एंड वॉन्ट, ठीक है, द गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट फॉर मोर देन दे कॉस्ट टू मेक। सीधी सी बात है कि प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, सोल्ड किया जाएगा गुड को, एंड मोर देन द कॉस्ट टू मेक इट, उससे ज़्यादा जितनी उसकी कॉस्ट थी। एंड द सरप्लस वैल्यू, और जो टोटल इनकम सरप्लस आएगा हमारे पास या फिर जितनी भी सरप्लस वैल्यू उसकी बनेगी सेलिंग करने से पहले, गोज स्प्लिट बैक इनटू द पॉकेट्स ऑफ द फैट कैट्स। बोर्जुआ के पास से सारा मतलब प्रॉफिट जाएगा। तो फिर आता है, फिर एक और बात इसमें कही गई है मार्क्सिज्म में, एज सच कैपिटलिज्म लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, जो कैपिटलिज्म है वो सोशल इनइक्वालिटी ला रहा है। अब कैसे ला रहा है, मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है वो सोशल इनइक्वालिटी ला रहा है, क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक तो हायर क्लास, एक लो क्लास है, या फिर अगर हम दूसरे उसमें कहते हैं तो एक है हायर रिच और एक है पुअर, उसके बाद एक है बोर्जो और एक है प्रोलेटेरिएट। अब इसमें क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी बहुत प्रिवेल है। क्यों है, क्योंकि जो बोर्जो है वो रूल आउट कर रही है और है ना वो मनी मेकिंग है। वहीं यदि हम दूसरी क्लास की बात करते हैं तो वो ना तो मनी मेकिंग है और वो उनके अंडर काम कर रही है, तो उन पे क्या है, सब्जुगेशन का डर है, ठीक है, वेजेस का डर है। तो यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी बहुत प्रिवेल है। और मार्क्सिज्म क्या है, बिल्कुल भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करता। वो किसको, वो बात करता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है, वर्कर्स को मोटिवेट करने की बात करता है, उन सब चीज़ों की बात करके लोगों में इक्वलिटी की बात करता है। फिर आता है मार्क्स सीज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज स्प्लिट सोसाइटी। उसके बाद जो मार्क्स थे वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को एक स्प्लिट सोसाइटी कहते थे, कि जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर रहा है चीज़ों को, या फिर क्लास जो होती है ना उसको स्प्लिट कर रहा है। मतलब क्लासेस और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, अभी तो दो क्लासेस हैं, है ना, फिर और क्लासेस भी बढ़ सकती हैं, फिर कहीं मिडिल क्लास का वो होता है उधर, कहीं ये होता है, ऐसे और ज़्यादा सब डिविजन्स आते हैं। दोज हु कंट्रोल और हैव पावर आर कॉल्ड द बोर्जुआ। इसलिए क्या होता है, जो कंट्रोल करते हैं पावर को उनको कहा जाता है बोर्जुआ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में जो पावर होल्ड करता है वो होती है जनता। तो जनता अम, है ना, पावर किसी के भी हाथ में हो, पर जो ग्रुप डोमिनेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वैसे डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का रोल होता है, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट बोलेंगे, जनता नहीं बोलेंगे। दोज हु डोंट एंड हु हैव टू सेल देयर लेबर फॉर मिनिमल पे एंड ऑफर नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट।
आर कॉल्ड द प्रोलेटेरिएट। अब प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं? तो दोज हु डोंट और हु हैव टू सेल देयर लेबर, जिनको अपना अपना मतलब श्रम देना पड़ता है फॉर मिनिमल पे, कम पैसों के लिए। जैसे कि जो मजदूर वर्ग होता है, जो फैक्ट्री ओनर अलग होगा, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं जैसे चौक बनाने वाले या फिर साबुन के, है ना, छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं, उनको जो मिनिमल पे मिलता है उनके लिए जो वो प्रोलेटेरिएट के अंदर आते हैं। फिर आता है मार्क्सिज्म। तो अंडर कैपिटलिज्म द मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स आर ओन्ड बाय अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप। अब कैपिटलिज्म के अंदर हम एक बात और देखते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स होते हैं वो ओन किए जाते हैं रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप। मतलब जो बोर्जुआ है वो स्मॉल ग्रुप रहेगा, बड़ा ग्रुप नहीं रहेगा, पर लेबर का वर्किंग वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि 60,000। वही हम जिसकी बात करते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो 60 हो सकते हैं। तो मतलब उनका बताया कि रेशियो कितना रहेगा। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल सेल देयर लेबर इन रिटर्न फॉर अ वेज और सैलरी। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपनी लेबर को बेचते हैं इन रिटर्न फॉर अ वेज और सैलरी। वही बात लिख दी फिर से। मार्क्स फेमसली सेड, मार्क्स ने फिर एक बात काफ़ी कही थी, द प्रोलेटेरिएट हैव नथिंग टू लॉस बट देयर चेंज वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। कि जो प्रोलेटेरिएट हैव नथिंग टू लॉस, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बट देयर चेंज वर्किंग मैन, बट देयर चेंज वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। अच्छा, जब मार्क्सिज्म दे रहे थे मार्क्स, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रोलेटेरिएट है हैव नथिंग टू लॉस बट देयर चेंज, फिर भूल गई मैं। द प्रोलेटेरिएट हैव नथिंग टू लॉस बट देयर चेंज वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। उनका सीधा सिंपल ये मतलब था कि अगर आपको मार्क्सिज्म में कहा गया है कि अगर आपको प्रोलेटेरिएट से बचाना है, प्रोलेटेरिएट को बचाना है डोमिनेंट पावर से, तो सारी कंट्रीज़ को यूनाइट होकर वर्कर्स के अगेंस्ट, वर्कर्स के हित में और कैपिटलिस्ट के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। मार्क्सिज्म के की आइडियाज़ कहते हैं कि पावर वाज हेल्ड बाय अ माइनॉरिटी, द एलिट एंड बॉर्जुआ, विच क्या लिखा है, विच हैड। अब देखो मार्क्सिज्म में एक और बात कही है, पावर वाज हेल्ड बाय अ माइनॉरिटी, द एलिट, द बोर्जुआ, हु हैड एक्सेस टू कैपिटल एंड कुड यूज देयर मनी एंड पावर टू जनरेट मोर वेल्थ। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, अब देखो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी, जो मास थी, जो प्रोलेटेरिएट थे, हैड ओनली देयर लेबर, उनके पास क्या थी, लेबर थी। मार्क्सिज्म में, है ना, स्ट्रेंथ था उनके पास, टाइम है उनके पास, हेल्प देम मेक अ लिविंग, जिससे उनको उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का वो मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड मीन दैट द एलिट वर द ओनली वंस हु हैड एक्सेस टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था कि जो एलिट थी वॉज द ओनली वंस हु हैड एक्सेस टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Without the ability to produce for themselves, the mass were dependent on the elite for survival. अगर देखो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, और विदाउट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फॉर देमसेल्फ द मास वर डिपेंडेंट ऑन द एलिट फॉर सर्वाइवल। अब ये लोग क्या कहते थे कि जो बहुत ही रिच हैं उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा प्रोलेटेरिएट से। और कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि विदाउट बर्डन करवाना है, रिलैक्स करके, वेज अच्छा दे के, धीरे धीरे। तो दो बहुत अलग अलग बातें थी, ठीक है। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स द एलीट नीडेड टू गेट एज मच लेबर फ्रॉम एक्सप्लॉयट द मास फॉर एज लिटिल कॉस्ट एज पॉसिबल। अब वो जो बॉर्जुआ क्लास थी वो कहती थी कि प्रॉफिट्स को एनी हाउ बढ़ाने हैं, और एलीट जो क्लास थी वो कहती थी कि जितना लेबर दे सको, जितना तुम उनसे ले सको, जो मतलब उनके हेड्स होते थे इस क्लास के, वो कहते थे कि एक्सप्लॉइट करके ही लो भले ही, तो मास फॉर एज लिटिल कॉस्ट इज पॉसिबल। और छोटे दाम पे बहुत सारा काम लो। द एलिट नीडेड द मास टू एक्सेप्ट देयर पोजीशन एज पावरलेस वर्कर्स। अब जो एलिट क्लास थी वो क्या कहती थी, नीडेड द मास टू एक्सेप्ट देयर पोजीशन एज पावरलेस वर्कर्स। फिर और बात करिए मार्क्सिज्म में, वाई डू वी लेट दिस सोशल इनइक्वालिटी हैपन। मार्क्सिज्म में कहा गया कि हम क्यों होने दें सोशल इनइक्वालिटी को। दो बातें कही गई। फर्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन फैमिलीज नो लॉन्गर वर्कड ऑन देयर ओन लैंड or produced their own goods because they couldn't compete with the means of mass production. They didn't have enough income
coming in and so had to seek employment elsewhere in towns working for the bourgeois. जिसको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जिसने भी अपनी फैमिली के साथ काम नहीं किया या फिर जो भी रीज़न हो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स चाहिए तो ये करना पड़ेगा, बोर्जुआ के अंडर काम करना पड़ेगा, मास प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन कि फैमिली नो लॉन्गर वर्कड ऑन देयर ओन लैंड और प्रोड्यूस देयर ओन गुड्स। ठीक है, मतलब किसी के साथ मिलकर काम करना, इंडस्ट्रीज़ में काम करना, वर्क करना, मास प्रोडक्शन करना है, तब इनकम जनरेट होगी, तब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, पीपल हैड नो चॉइस बट टू वर्क फॉर द कैपिटलिस्ट। पीपल के लिए हैड नो चॉइस कि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू वर्क फॉर द कैपिटलिस्ट, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, बोर्जुआ के लिए काम करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इसीलिए हैड टू एक्सेप्ट द न्यू प्लेस एंड रोल इन लाइफ, उनके न्यू प्लेस को एक्सेप्ट करो और नए रोल को एक्सेप्ट करो, बस। फिर मार्क्सिज्म कहता है हाउ डू द कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास मेक श्योर एवरी वन कन्फर्म्स टू दिस न्यू स्टेटस एज सब्जर्विएंट और अनइक्वल। फिर मार्क्सिज्म कहते हैं कि कैपिटलिस्ट और जो रूलिंग क्लास थी मेक श्योर कैसे बताएगी कि एवरी वन कन्फर्म्स टू दिस न्यू स्टेटस एज, जो न्यू स्टेटस उन्होंने कहा है कि न्यू रोल और जो न्यू स्टेटस है वो वर्दी है या फिर नहीं है, या इक्वल है या नहीं है। तो जो फिर एक और बात कही गई है कि जो बोर्जुआ है किसी भी सोसाइटी का, जो रिच क्लास है, वो क्या करता है, आउट नंबर्ड बाय द प्रोलेटेरिएट, आउट नंबर हो जाता है बाय द प्रोलेटेरिएट। मतलब जो पावर में ज़्यादा नहीं है वो क्या करेगा, उसके पास एक पावर रहेगी कि वो डोमिनेंस के साथ ये कह सकता है कि हमें इनका काम पसंद नहीं आया, या फिर वो क्या कर सकते हैं, आउट नंबर कर सकते हैं कि आप जाओ, या फिर है ना हम आएंगे, या फिर कुछ भी, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, तो आउट नंबर्ड बाय द प्रोलेटेरिएट। So why don't they simply rise up एंड ओवर थ्रो देयर मास्टर्स। इसका अच्छा खासा एक सोल्यूशन बताया इन्हें कि आप क्या करो, डोमिनेंस करना स्टार्ट करो, है ना, या फिर आप अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करो, या फिर आप उनको डोमिनेट करो, जिस भी तरीके से कर सकते हो। तो मार्क्सिज्म में कहा गया ये। ठीक है, उसके बाद मार्क्सिज्म लिखते हैं कि हाउ डू द कैपिटलिस्ट या फिर रूलिंग क्लास मेक श्योर एवरी वन कन्फर्म्स टू दिस न्यू स्टेटस और सब्जर्विएंट और अनइक्वल। तो फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक द मास मीडिया। अब सोशल इंस्टीट्यूशन या हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे मास मीडिया आ जाता है हमारा, जो एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है इन शेपिंग और बिलीव्स। अपने जो हम बिलीव्स हैं ना उनको बदलो, तब हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसका जो कोई भी रूल जब पास करता है तो वो सही है या गलत कैसे पहचानेंगे, तो अपने बिलीव्स को एक शेप दो। उसके बाद एंड लिमिटिंग और बिहेवियर। ठीक है, बिलीव्स को शार्प करो और बिहेवियर को लिमिट करो। दैट इज़ ब्रेन वॉशिंग द प्रोलेटेरिएट इनटू सीइंग देयर सिचुएशन इज नेचुरल एंड राइट। अब जो प्रोलेटेरिएट क्लास होता है वो क्या करता है, वो अपनी सिचुएशन को देखता है, अपने नेचुरल राइट्स को समझो, इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो कि हमें पता ही है उसके बाद समझने की कोशिश करो। ensuring that the working class remains happy despite the inherent unfairness of the system। तभी क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि तभी हम समझ पाएंगे कि वर्किंग क्लास कैसे हैप्पी रह सकता है और इनहेरेंट अनफेयरनेस ऑफ द सिस्टम को ख़त्म कर सकता है। बट फिर आता है फॉल्स कॉन्शियसनेस कि मार्क्स डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन Marx described the situation in which members of the subordinate classes cannot see that they are being duped as a false consciousness. False consciousness cannot see that they are being duped as false consciousness. The belief in ideas and values is truths when in fact they are constructed ideologies which support the ruling class. The dominant ideology of a society is the ideology of the dominance of a ruling class. पहले ही एक आइडियोलॉजी निर्मित कर दी गई थी कि जो रूलिंग क्लास है वही सबसे सुप्रीम है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके अंदर इसको काम करना पड़ेगा, जितना बात कही जाएगी उसको सुनना पड़ेगा, उतने ही वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। पर आफ्टर सम टाइम चीज़ बदली 19th सेंचुरी में मार्क्स ने सीधा सीधा ये कहा कि जो प्रोलेटेरिएट हैं उनके लिए राइट्स बननी चाहिए, उनके बिलीफ्स को और ज़्यादा सुनना चाहिए, उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, मूवमेंट्स लीड करने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हम कैसे एक अच्छा
एक गुड एम्बियंस, पावर्स और फैसिलिटीज़ और एक गुड वेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो वर्किंग क्लास है। क्योंकि अब सिचुएशंस काफ़ी चेंज हो गई हैं और हम जानते हैं कि ये बात है मिड 19th सेंचुरी की, जो अब इतनी लागू नहीं होती है। अब की कंडीशन में, तब की कंडीशन में बहुत सारी परिवर्तन हो चुके हैं। तो ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी ये रही। और इसका, हाँ, जैसा हमने भी पढ़ा, मार्क्स डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच मेंबर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लासेस कैन नॉट सी दैट दे आर बीइंग ड्यूप्ड इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। The belief in ideas and values of truth when in fact they are constructed ideologies that support the ruling class। मतलब उनकी बातों को क्या हो रहा था, दबाया जा रहा था। काफ़ी बड़ी चीज़ का ये फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि उनकी बातों को मतलब बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा था उन्हें, है ना। जिसके कारण क्या होता है, वर्कर्स डिप्रेशन में जा रहे थे, उन्हें माइनिंग करनी पड़ती थी, बहुत नीचे जा जा के अंधेरे में काम करना पड़ता था, कभी कभी उनको टूल्स इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी उनके सामने, जिसके कारण उन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया।